बीपीएससी एई में जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो बीपीएससी एई का प्रीलिम एग्जाम जो हुआ था कब, तो ये 2017 में जो वैकेंसी आई थी, इसका जो है क्या हुआ था कि 15 सितंबर 2018 का इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसका जो पीटी का एग्जाम हुआ था तो उसमें क्या था कि जनरल इंजीनियरिंग 100 मार्क्स का और जो है 50 क्वेश्चन जो है यानी कि 50 मार्क्स का क्या था, तो जो है जीके जीएस। ठीक है, तो उसी का जो है पेपर है, उसी में से एक क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। मोस्ट का क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या कहता है कि ए बार ए सी जो है एक बार है, शोन इन द फिगर में दिखाया गया है इस तरीके से, अरेंजमेंट गिवन बिलो इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जो है इंस क्या है तो फिक्स्ड है, एंड इज सब्जेक्टेड टू द टॉर्क टी। यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि बी पॉइंट पर टॉर्क टी से जो है क्या है कि लगा हुआ है। ठीक है, एट बी वेयर ए बी, ए से बी का डिस्टेंस दिया हुआ है L/3 एंड देन द टॉर्क एट इंड ए इज, तो यहाँ पर ए का ही क्या पूछा जा रहा है कि टॉर्क पूछा जा रहा है। तो हो सकता था कि सी का भी टॉर्क पूछा जा सकता था। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस चीजों को हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ये जो है टॉर्शनल मोमेंट का क्वेश्चन है, टॉर्सन सब्जेक्ट ये जो टॉपिक होती है उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हम लोगों को। ये पहले का कुछ रफ है तो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि ये इस तरीके से शाफ्ट है, जिस शाफ्ट का पॉइंट ए ये दिया हुआ है और ये जो है शाफ्ट का पॉइंट सी दिया हुआ है, इसके बीच में कहीं पर सी है जहां पर टॉर्क टी लग रहा है, और कह रहा है कि ए से सी का डिस्टेंस L/3 और जो है सी से ये जो है बी पॉइंट है बीच में, क्योंकि ए और बी, तो ये जो है L/3 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर भी ये फिक्स्ड है, यहाँ पर भी जो है फिक्स्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉर्क टी ए लगेगा और यहाँ पर टॉर्क टी बी लगेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि टॉर्क टी ए का वैल्यू कितना होगा, यही क्वेश्चन में जो है पूछा गया है कि टॉर्क एट इंड ए क्या होगा। ऑप्शन ए T/3, ऑप्शन बी T/2 और ऑप्शन सी 2T/3 और ऑप्शन डी टी। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा एक जो है ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक क्या है कि अगर हमको इस पॉइंट का टॉर्क निकालना है, टॉर्क कहाँ का निकालना है, टी ए का, तो टी से क्या कहते हैं ए से सी बी तक का डिस्टेंस को छोड़ देंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट का डिस्टेंस को क्या करेंगे, जो बीच में टॉर्क दिया हुआ है इस टॉर्क से मल्टीप्लाई करेंगे 12/3 और टोटल इस बीम का कितना लेंथ है उस टोटल को जुड़ेंगे, तो L/3 प्लस 2L/3 बराबर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये L और ये L कट जाएगा, यानी कि 2T/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2T/3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगर मान लेते हैं TC पूछता तो जस्ट इसी ट्रिक को हम लोग TC के रूप में जो है निकालेंगे। तो TC कैसे निकलेगा, तो हम लोगों को यहाँ का टॉर्क निकालना है, अभी यहाँ का निकालना है, तो C से B तक का पार्ट को छोड़ देंगे, उसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट को के लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे L/3 इंटू, अब जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर टॉर्क कितना दिया हुआ है, तो T डिवाइडेड बाई टोटल दोनों पार्ट का डिस्टेंस, तो दोनों पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा L, तो L से L कट जाएगा यानी कि T/3। तो ऑप्शन TC यानी कि जो है टॉर्क एट सी भी जो है T/3 दिया हुआ है। ऑप्शन ए भी जो है अगर पूछ देता बी के सी का यहाँ पर कौन सा टॉर्क होगा, तो T/3 होगा। अब ये क्वेश्चन ये तो ट्रिक्स के माध्यम से जो है बना दी, ये एक्चुअल में जो टॉर्शनल फॉर्मूला है वहां से हम लोग बनाते हैं। टॉर्शनल फॉर्मूला क्या होता है, तो T/J इज इक्वल टू G(θ/L) इज इक्वल टू जो होता है तो शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई R मैक्स। ठीक है, ये R मैक्स क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा, यहाँ पर देखो T जो है टॉर्क है, J जो है क्या है तो सेक्शन मोमेंट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, G जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा जो है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और L जो है लेंथ, और टाउ जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उसके लेयर के बीच कितना जनरेट होगा, और उसके बाद यहाँ पर R मैक्सिमम जो है क्या है तो ये जो है सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से रहता है, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये तो एकदम सिंपल था तो यहाँ ट्रिक्स लागू हो गया, लेकिन इसको ट्विस्ट भी करा जा सकता था और टी लगा देते। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि टॉर्क टी से रोटेट करते हैं तो इसकी डायमीटर से जो ये डिस्टेंस होगा R, ये ही जो है हो जाएगा R मैक्स। ठीक है, और इसको ट्विस्ट करेंगे तो कितना एंगल थीटा होगा, लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो है L हो जाएगा, और यहाँ पर T डिवाइडेड बाई थीटा जो है होगा। ठीक है, T डिवाइडेड बाई जे मॉड्यूलर ऑफ क्या कहते हैं कि जो है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जे जो होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो Ix प्लस
आई वाई। तो अगर कोई सेक्शन सर्कुलर सेक्शन है तो जे जो है कितना हो जाएगा, अगर इसका जो है डायमीटर डी हो तो ये हो जाता है पाई डिवाइडेड बाई 64 इंटू डी पर पावर 4 आई एक्स का, और वाई वाला भी जो है क्या हो जाएगा, एक बार जो जाएगा पाई डिवाइडेड बाई 64 और डी पर पावर और 4। इसको और हम थोड़ा जो है ये कर देते हैं, और इसी को j डिवाइडेड बाई आर मैक्स अगर जब हम लोग निकालेंगे तो ये कितना, दोनों को जुड़ेंगे तो पाई डी पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 32, और आर मैक्स यहाँ पर हम लोग जो है डी बाई 2 लेते तो डी बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना पाई इंटू डी पर पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 16। यानी कि ये टाउ जे डिवाइडेड बाई जो है आर मैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन मॉडुलस जेड पी या पोलर सेक्शन मॉडुलस जे पाई डी पर क्यूब डिवाइडेड बाई जो है 16 होता है। ठीक है, 16 ये भी ध्यान में अभी रखना है। ये हम लोग जे डिवाइडेड बाई आर मैक्स कहां पर देखिए, तो यहाँ पर देखो टी डिवाइडेड बाई जे को हम लोग टाउ डिवाइडेड बाई आर मैक्स इसको इसके बराबर कर सकते हैं। तो यहां से अगर करेंगे तो टी डिवाइडेड बाई जे, जे के डिवाइडेड बाई आर मैक्स अगर हम लोग कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और टी को हम लोग टी डिवाइडेड बाई जेड पी, क्योंकि इतना के बराबर जो है कितना होता है, तो जे डिवाइडेड बाई आर मैक्स इज इक्वल टू जेड पी होता है। तो इस जेड पी को यहाँ रख दे तो ये हमारा जो हो जाएगा क्या, तो टाउ मैक्स। तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला में अगर इसको और इस पार्ट को हम लोग आपस में इक्वल करें तो क्या होगा, इस पार्ट को और इस पार्ट को अगर आपस में इक्वल करें तो क्या होगा, तो यहाँ देखते हैं जब हम लोग इन्हें इसको और इसको इक्वल करेंगे तो टी डिवाइडेड बाई जे इज इक्वल टू जी थीटा डिवाइडेड बाई एल होगा, जी थीटा डिवाइडेड बाई एल होगा। और अगर हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा को एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इक्वल टू निकालना चाहे तो थीटा तो टी इंटू एल हो जाएगा, टी इंटू एल जी इंटू जे, इसको एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि हमारा जो है ये सेक्शन यहाँ पर ए है और यहाँ पर जो है सी है, यहाँ पर कहीं पर हमको क्या है कि बी है। तो इस बी में जो टी लगता है तो जिसके वजह से जो रोटेशन होगा तो यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट एट ए और एंगल ऑफ ट्विस्ट एट सी, ये दोनों आपस में कितना होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पर टॉर्क टी ए और यहाँ पर टॉर्क टी बी, दोनों टॉर्क जब जुटेगा तो टी ए प्लस टी बी, क्योंकि ये टी जो डिस्ट्रीब्यूट होगा एक मतलब जो है इस फिक्स पॉइंट पे आएगा और एक पार्ट इस फिक्स पॉइंट पे आएगा, तो दोनों जोड़ करके कितना इसके बराबर होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, टी के बराबर होना है। हमको टी ए निकालना है। अब यहाँ से हम लोगों ने ये देखा कि इन दोनों के बीच जो है थीटा ए और थीटा सी आपस में इक्वल होगा। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एल बाई 3 है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2l बाई 3 है। तो यहाँ थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं टी टॉर्क एट टी ए इंटू इस लेंथ को जगह एल के जगह एल बाई 3 और g इंटू जे रह जाएगा क्योंकि एक ही सेक्शन का दोनों है। और यहाँ पर टी सी, क्योंकि यहाँ पर इस सेक्शन पे लेना है, यहाँ पर टी सी है, यहाँ टी सी है, ठीक है, यहाँ सी है, अभी है टी सी इंटू ये लेंथ जो है 2l, क्योंकि यहाँ लेंथ l है तो 2l डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई जी जे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी l है इधर भी l है, कट जाएगा, इधर नीचे 3 है इधर नीचे 3 है, कट जाएगा। तो यहाँ पर टी ए बराबर जो है 2 इंटू टी सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों को टी ए का वैल्यू निकालना है तो टी ए बराबर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी सी, और इस पार्ट को जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि टी ए तो ये रह जाएगा, टी सी की जगह यहाँ पर सी है क्योंकि ये ना पॉइंट हम लोग टी सी के जगह टी ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। इनको जब जोड़ेंगे तो 3ta डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 और टी, तो टी टॉर्क एट ए जो है हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू टी। यही ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर भी आया था। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम लोग डायरेक्ट बना लेंगे, नहीं तो इतना सारा प्रोसेस जानने के बाद इसको हम लोग बना सकते हैं। हाँ, अब ये ट्रिक जो है सिंगल के केस में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर डबल रहे तो ये वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर भी इसमें भी अगर 2 जगह 3 जगह टॉर्क लगा हुआ रहेगा तो भी ये ट्रिक भी यूज करते हैं। जिस तरीके से हम लोग फोर्स भी निकालना है, हम सिखाएंगे कैसे मतलब फोर्स निकालते हैं, इन सारी चीजों को आगे देखते हैं। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग देखते हैं तो आगे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे थे कि जेड पी इज इक्वल टू पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 16 है। तो जेड क्यूब जो है पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 16, यहाँ अगला क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि ए इज ए शाफ्ट ऑफ डायामीटर डी, एक जो है शाफ्ट है ए
जिसका डायमीटर कितना है, d है, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड b इज ए शाफ्ट ऑफ डायमीटर 2d, और जो है ये शाफ्ट हमारा क्या है, ये 2 d का जो है शाफ्ट है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन बी, पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन बी, अभी हम लोग पोलर मॉडुलस सेक्शन बी का ZP होगा, और ये जो है पोलर मॉडुलस ऑफ सेक्शन ए, ये होगा ZPA, ठीक है। तो बी का और ए के रेशियो पूछा जा रहा है, यानी कि पोलर मॉडुलस ऑफ बी डिवाइडेड बाय पोलर मॉडुलस ऑफ ए का रेशियो क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों का, 2, 6, 8 और जो है 16। तो हम लोग अभी जेड का यहाँ पर जो है देखे हैं, लोगों ने क्या देखा कि जेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ZP डी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर देखते हैं कि 16 और पाई ये दोनों क्या है कि कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जेड ये जो है यानी कि D2 और ये D1, D2 इज इक्वल टू 2D है और D इज इक्वल टू D है, तो ऊपर वाला का DB का क्यूब डिवाइडेड बाय DA का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2D का क्यूब डिवाइडेड बाय D का क्यूब, 2 का क्यूब D क्यूब D2 कट जाएगा, तो 8:1 यानी कि 8 आंसर जो है आ जाएगा। तो एक ही टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब उसके बाद रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में पूछा गया है, जो कि ये चीज इसका है फ्लूइड मैकेनिक्स का है, तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। आगे देखते हैं मोस का सारा क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, और मोस का कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मोस का कुछ क्वेश्चन इधर भी दिया हुआ है, जैसे एक बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर है, कहता है the relationship among the modulus of elasticity, हम लोग modulus of elasticity को E, bulk modulus को K and Poisson ratio M, Poisson ratio को हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या क्या हो सकता है इन तीनों के बीच, तो 3-4 फॉर्मूला है हम लोग जो है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 3 के बीच। तो जब हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में लिखते हैं तो क्या होता है कि अगर जब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी लेते हैं तो 2 × 1 प्लस म्यू के बराबर होता है, और अगर जो है बल्क मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 माइनस 2 म्यू होता है। और अगर हम लोग ये जो है क्या है कि यहाँ पर अभी हमारा क्या है, तो ये दोनों पॉइजन रेशियो के साथ है। विदाउट पॉइजन रेशियो अगर लिखेंगे तो 9 kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस g होगा, और अगर सिर्फ पॉइजन रेशियो निकालना है तो इनसे और इससे दोनों से हम लोग ये करेंगे, तो 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2g। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन चारों में से, या फिर इसका वैल्यू देकर के कभी ये निकालने बोला जाता है। ये हम इस तरीके का क्वेश्चन लेके आएंगे और दिखाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है क्या है EKM, यानी कि EKM की जगह हम म्यू लिख रहे हैं पॉइजन रेशियो, तो ये वाला फॉर्मूला जो है वैलिड होगा 3k × 1 माइनस 2 म्यू, यानी कि E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक पोर्शन ऑफ बीम बिटवीन 2 सेक्शन, एक बीम है, ठीक है, इसके 2 सेक्शन के बीच इस सेड टू बी प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग कब होगा, तो प्योर बेंडिंग तब होगा जब मोमेंट जो है क्या हो कि कांस्टेंट हो। प्योर बेंडिंग का ये टर्म होता है कि बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए कि थ्रू आउट द सेक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट होगा तो बेंडिंग मोमेंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जब ये करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमको शियर फोर्स देता है। तो शियर फोर्स क्या होना चाहिए कि क्योंकि अगर किसी कांस्टेंट टर्म का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट अगर होगा तो उस केस में शियर फोर्स कितना होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए, तब वो सेक्शन क्या होगा कि कांस्टेंट होगा। तो यहाँ कहता है एक पोर्शन ऑफ द बीम बिटवीन 2 सेक्शन इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग व्हेन देयर इज कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर फोर्स। तो ये ऑप्शन जो है सही है। उसके बाद एक बहुत ही पॉपुलर ये है कि एक सेक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे एक सेक्शन यहाँ पर टॉपिक हम लोग देखते हैं, टॉपिक, ठीक है। टॉपिक ये है कि एक सेक्शन दिया हुआ है, सेक्शन हो सकता है कि आपका रेक्टेंगुलर हो, या फिर जो है ट्राइंगुलर हो, या फिर सर्कुलर हो, या फिर डायमंड सेक्शन हो, ये सब कॉमन सेक्शन है, या होलो सेक्शन हो, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके का जो है शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। शियर स्ट्रेस एक जो है एवरेज शियर स्ट्रेस होगा, एवरेज शियर स्ट्रेस, और एक होगा क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो एवरेज शियर स्ट्रेस अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन का Q है तो एवरेज शियर स्ट्रेस का 1.5 गुना यानी कि 2/3 इंटू Q होगा क्या, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। Q कितना होगा, अगर Q इसका शियर स्ट्रेस है तो इसका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो 3/2 इंटू Q। और इसी तरीके से
ट्रायंगुलर सेक्शन है तो उस केस में भी शियर स्ट्रेस जो है कितना हो जाता है, अगर क्यू है तो ये भी 2/3 इंटू क्यू यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर सर्कुलर सेक्शन है और इसका एवरेज शियर स्ट्रेस क्यू है तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू क्यू। तो इसमें देखो 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके जोड़ देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। और उसी तरीके से अगर जो है डायमंड सेक्शन का जो है सेक्शन दिया हुआ है तो उस केस में अगर एवरेज शियर स्ट्रेस क्यू है तो इस केस में 9/8 इंटू क्यू हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा और ये जो है एवरेज शियर स्ट्रेस होगा। और अगर इसका क्यू है होलो सर्कुलर सेक्शन का तो ये इस केस में 2 इंटू क्यू हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग इस चार्ट को याद रखते हैं तो इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। किसी भी बीपीएससी एई का एग्जाम में आप देखते हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था, असिस्टेंट इंजीनियर भी एग्जाम में पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर में रेक्टेंगुलर सेक्शन और इसमें पूछा गया है सर्कुलर सेक्शन। कहता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए बीम ऑफ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए बीम ऑफ सर्कुलर सेक्शन इज डेश टाइम ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस। तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्यू है तो 4/3 इंटू क्यू है हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। किस केस में? सर्कुलर सेक्शन में। सर्कुलर सेक्शन में यहाँ भी पूछा जा रहा है सर्कुलर सेक्शन में। तो 4/3 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.33 आ जाएगा, यानी कि 1.33। तो ऑप्शन बी इसका जो है क्या होगा कि करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन एक ये तो गुप्ता एंड गुप्ता से ही है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछा गया था। गुप्ता एंड गुप्ता का ही क्वेश्चन है बट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है, ये 8-10 क्वेश्चन है जो हम लोग देखे किसका तो सब मोस्ट का ही। यहाँ कह रहा है कि एक कैंटिलीवर कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड फ्रॉम फिक्स्ड एंड टू द मिड स्पेन, यानी कि एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। मान लेते हैं ये हमारा जो है कैंटिलीवर बीम है, फिक्स्ड इन से इसके मिड स्पेन तक क्या कहते हैं यूडीएल लगा हुआ है पहला केस में। तो मान लेते हैं यूडीएल तक का लेंथ एल है आधा में और आधा लेंथ एल है जो खाली है। मिड स्पेन एट फर्स्ट केस का है एंड द यूडीएल ऑफ सेम इंटेंसिटी, अगर ये W किलो न्यूटन पर मीटर है तो वही इंटेंसिटी का यूडीएल कह रहा है फ्रॉम द मिड स्पेन टू फ्री एंड। यानी कि दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस ये है कि मिड स्पेन से फ्री एंड तक ये यूडीएल लगा हुआ है, मिड स्पेन से फ्री एंड तक यूडीएल लगा हुआ है। तो ये लेंथ एल, ये जो है लेंथ एल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में जो बी एंड मान लेते हैं कि ये हमारा ए एंड है, ये बी है, ये ए है और ये बी है और यहाँ पर इसको सी नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों केस में क्या कह रहा है कि ये बताइए कि जो ये डेल्टा ए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इस केस में फर्स्ट केस में डेल्टा 1 जो डिस्प्लेसमेंट होगा और सेकंड केस में जो डेल्टा 2 डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों का रेशियो। तो यहाँ पर कौन सा फर्स्ट केस का कह रहा है, सेकंड केस का देखते हैं। फ्रॉम द मिड स्पेन टू द फ्री एंड इन द सेकंड केस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द टू केसेस, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द टू केसेस कहने का मतलब है कि पहला का पहले रखो तो डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा 2 पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट के कुछ फॉर्मूले जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या क्या होता है तो डिस्प्लेसमेंट का सबसे पहले, अगर एक कैंटिलीवर बीम है, मिड इस पे एम मोमेंट लगा हुआ है, लेंथ एल है, तो इसका जो थीटा ए, अगर इस पॉइंट का ए और इसका नाम बी रखते हैं तो थीटा ए जो होगा तो एम एल डिवाइडेड बाई ई आई होगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो ये होगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI। डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला से कैलकुलेट कर दें वो बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को जो है कंपटीशन एग्जाम में इसको याद रखना। उसी तरीके से अगर इसका जो है एक मिड पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, लेंथ एल है, तो ये जो यहाँ पर बी होगा तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा कितना, तो WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2EI के बराबर होगा और डेल्टा जो होगा WL क्यूब डिवाइडेड बाई 3EI के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसी बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है लेंथ एल तक W, तो ये होगा इसका क्या कहते हैं कि डिस्प्ले जो एंगुलर ट्विस्ट होगा तो WL क्यूब डिवाइडेड बाई 6EI के बराबर होगा और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा WL पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 8EI होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर तीन केस है, एक तो पॉइंट लोड यहाँ पर लग गया और एक यूडीएल लग गया, ठीक है। अगला देखते हैं कि ये दोनों पॉइंट ये है, ये एक बीम है जो क्या है यूनिट पॉइंट लोड E इस पॉइंट पे लगा हुआ है, मिड पॉइंट पे L/2 पर, और ये दोनों जो है सिंपली सपोर्टेड है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो थीटा ए अगर इसको कहें या थीटा बी इसको कहें तो दोनों का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई
16 EI के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा WL पर पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 48 EI के बराबर। लेकिन ये जब सिंपली सपोर्टेड केस था तब, ये सिंपली सपोर्टेड केस था तब, अगर इसी पॉइंट को हम लोग फिक्स कर दें, इसी को फिक्स कर दें, तो फिक्स करेंगे तो यहाँ तो हमारा अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी नहीं होगा, तो थीटा जो है 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग डेल्टा की बात करें तो डेल्टा घट जाएगा, और ये डेल्टा होगा WL क्यूब डिवाइडेड बाई 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 48 इंटू EI, यानी कि ये होगा फिक्स्ड इन बीम के केस में। ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो WL क्यूब डिवाइडेड बाई 192 EI जो है इसका आंसर होगा। हो सकता है इस पॉइंट लोड में यहाँ पर जो है तुम्हारा ये हो रहा है क्या, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इस पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और ये सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ पर A पर और B पर दोनों जगह थीटा होगा, और वो थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो वो थीटा का वैल्यू जो होगा तो वो होगा WL क्यूब डिवाइडेड बाय 24 EI, और डिस्प्लेसमेंट इसके मिड पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा 5 डिवाइडेड बाय 384 इंटू WL पर पावर 4 डिवाइडेड बाय जो है EI, इतना हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को हम लोग फिक्स्ड कर दें, ये सिंपली सपोर्टेड के केस में था, अगर इसी को हम लोग दोनों पॉइंट को फिक्स्ड कर दें, बना नहीं रहे हैं, यहीं पर हम दिखा रहे हैं, अगर इसको हम लोग फिक्स्ड कर दें तो जब फिक्स्ड करेंगे तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ये 0 होगा। लेकिन यहाँ पर अब ये घट जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो इसका मैक्सिमम मिड पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ये 1/5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 384 इंटू WL पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 EI इंटू ये फिक्स्ड इनके केस में होता है। और सारे बहुत सारे रहते हैं, इतना लगभग जो है BPSC AE या किसी ऐसे जो है जूनियर इंजीनियर एग्जाम JEE वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है कम से कम, इतना केसेस। तो अब हम लोगों का यहाँ पर ये जो है बनाने का तरीका रहता है, यहाँ इस तरीके से ये वाला इतना तो आएगा क्या कि ये मतलब इस तरीके से धीरे धीरे ये होगा, लेकिन यहाँ से ये यूनिफॉर्मली लोड ही नहीं है तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये थीटा होगा, ये ट्रायंगुलर के जैसा होगा, और ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, तो ये ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर W इंटू यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टोटल था डेल्टा, यहाँ पर अगर हम लोग कहें तो डेल्टा 1 ऊपर लिखते हैं और ये डेल्टा 2 लिखते हैं, ठीक है। इसको और इसको दोनों को लगाएंगे और उसके बाद दोनों को रेशियो करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन कंप्लीट लेके आएंगे, और अकेला एक ही जो है वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें भी काफी लंबा जाने वाला, नहीं तो हम थोड़ा सा बना देते हैं। ये क्या होगा कि यहाँ अगर डेल्टा 1 डैश की बात करें तो ये होगा WL पर पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 EI प्लस थीटा, तो WL क्यूब डिवाइडेड बाई 6 EI इंटू L, इतना हो जाएगा। 8 और 6 का जब हम लोग ये लेते हैं LCM तो ये होगा 24, और इसको करेंगे तो 7 WL पर पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 24 EI। ये केस में मतलब डेल्टा 1 कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अब इस केस में डेल्टा 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा इसमें ये L, इसको पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करेंगे तो W इंटू L लग जाएगा, और ये लेंथ L/2, तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 3L/2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा L। अब इस तरीके से जब हम लोग ये लेंगे तो ये डेल्टा और ये डेल्टा 2 दोनों जोड़ करके फाइनल इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये पॉइंट लोड की तरह होगा। पॉइंट लोड के केस में हम लोग यहाँ बताए थे WL क्यूब डिवाइडेड बाई 3 EI, तो WL ये पॉइंट लोड W इंटू L क्यूब, तो 3L डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यूब डिवाइडेड बाई 3E इंटू I, 3E इंटू I प्लस, अब पॉइंट लोड इसके जगह हम लोग क्या थीटा की बात किए थे, थीटा जो है WL स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 EI, तो W इंटू L इंटू 3L डिवाइडेड बाई 2 इंटू EI क्यूब डिवाइडेड बाई जो है हमारा 2E इंटू I इंटू L डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे, इसका और इसका जब रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू आएगा 7 डिवाइडेड बाई 41। अब हम सब कुछ कर दिए, यहाँ के बाद आगे का जो है सॉल्यूशन खुद करना है, ठीक है। इसको ये डेल्टा 2 हो जाएगा, और ये डेल्टा 1 डिवाइडेड बाई डेल्टा 2, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, लगभग 7 डिवाइडेड बाई 41 के बराबर जो है आता है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ये 7 नहीं आता है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो किताब में भी अगर कहीं बना के दिया होगा तो एग्जैक्ट वैल्यू 7 और 41 नहीं शो किया है, ठीक है। ये लगभग 40.45 के बराबर रहता है, और ये 6 पॉइंट समथिंग के बराबर रहता है, तो वो जो है क्या किया है कि उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके वैल्यू को 7 डिवाइडेड बाई 41 ले लिया है, तो ये एकदम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्व ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम के बारे में देखो, ये जो होता है अगर शेप क्या दिया है, रेक्टेंगुलर का शेप जो होता है वो क्या होता है कि डायमंड शेप का होता है कर्व, इस चीज को दोनों को देखना है। उसके बाद कहता है इन द एनालिसिस ऑफ थिन सिलेंडर
एजम्पशन आर मेड। थिन सिलिंड्रिकल के केस में रेडियल स्ट्रेस को जो है क्या, थिन सिलिंडर इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से जो है रहता है, तो रेडियल स्ट्रेसेस को क्या करते हैं कि हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, एंड दे हुक एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन, हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है यूनिफॉर्म लेते हैं। तो इस केस में दोनों जो है ये पॉइंट सही है, इसीलिए विच स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर इज करेक्ट, अगर एक होता तो इज और दोनों है तो यहाँ आर करेक्ट, तो बोथ जो है स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर तक ये क्वेश्चन है। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है जो स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कहता है कि ए बार ऑफ ब्रास इज इनक्लोज्ड इन ए स्टील ट्यूब, एक स्टील ट्यूब में जो है ब्रास का बार है जो उसमें इंसर्टेड है, एंड रिजिडली फास्टेड, यानी कि रिजिडली दोनों को अच्छे से बांध दिया गया एट बोथ एंड्स, जैसे दो मान लेते हैं कि ये एक है और ये एक पार्ट है, ठीक है, इसको यहाँ पर दोनों को फिक्स कर दिया है, बांध दिए हैं अच्छे से, ठीक है। ब्रास का है इनक्लोज्ड इन स्टील, एक तो ब्रास है और एक स्टील है, ठीक है।